बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, जो कि उसके हमने सेकंड पार्ट को पहले डिस्कस किया है। आज हम इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि दो मेथड होते हैं, और एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आप क्या करते हैं, इस तरह का आप डिज़ाइन बनाते हैं और इस डिज़ाइन में ये जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है वो यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र नहीं है, लेकिन डिवाइज़र लाने के लिए जो तकसीम करने वाला होता है, डिवाइड करने वाला होता है, वो हमारे पास नहीं है। तो फिर हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में कैसे डिवाइड करने वाला ले आते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, इसको ये जो फर्स्ट टर्म है, इसके लिए आप एक दो नंबर ऐसे लाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये अंदर वाली टर्म आ जाए। तो x ओवर y को अगर x ओवर y से मल्टीप्लाई करें तो x को x से x स्क्वायर, y को y से y स्क्वायर, ये अंदर वाली टर्म आ जाती है। इसका मतलब है हमारी वो टर्म क्या है, x ओवर y। आप उसे इधर भी लिखेंगे और इस साइड पे ऊपर आंसर में भी लिखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया और ये आपस में कैंसिल हो गया। ये आपने वर्ड का पेयर आपने नीचे उतारा और ये जो पेयर आपने नीचे उतारा है यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि इस पहली जो टर्म है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ओवर y। आपने 2 को जब मल्टीप्लाई करना है सिर्फ ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये तो आपने कर दिया। ये 5 कहाँ से आया, आपका ये जो टर्म है ये पहले वाली, इसको इस पहली पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये 5 आता है, जो आपने यहाँ भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। इसको अब इस 5 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द माइनस का 10 और x ओवर y, फिर माइनस माइनस प्लस 5 द 25, जो यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी सेम आएगा। फिर उस नंबर को ही इन सारों से मल्टीप्लाई करना है, पहले को आपने छोड़ देना है। मल्टीप्लाई किया, ये आया, ये आपस में कैंसिल हो गए। 27 में से 25 को माइनस किया तो 2 आया और ये वाला आपने पेयर नीचे उतार दिया। ये जब पेयर यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ पर ये पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई ये तो हो गया। अब आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नेक्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 10 आ गया। अब हमने यहाँ पर कौन सी टर्म लानी है और यहाँ पर कौन सी टर्म लानी है, वो उसका फैसला या तो आप आखिरी टर्म से कर लें। y स्क्वायर x स्क्वायर है, ऊपर y और नीचे x, ऊपर y और नीचे x, तो यहाँ पर आखिरी टर्म आ जाएगी। ये ज़्यादा सूट करता है कि ऊपर y और x और y ओवर x को मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी आखिरी टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको जब इससे पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 2 आ गया। और जब आपने इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 y ओवर x आ गया। जब आपने इस y ओवर x को y ओवर x से मल्टीप्लाई किया तो ये y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आ गया। आपने साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया। तो हेंस हमारे पास ये जो है आंसर, ये हमारा स्क्वायर रूट है। हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, हेंस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस x ओवर y माइनस 5 प्लस y ओवर x। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 इस सिलेबस का हिस्सा है और क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू फाइंड करें। विच एक्सप्रेशन जो गिवन है विल बी बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर बने। आपने क्या करना है,
उस इक्वेशन उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसके बाद रिमाइंडर 0 बचाना है। अगर रिमाइंडर 0 ना बचे तो हम उसे 0 के बराबर कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बाकी तरीकाकार वही है, यहाँ पर हम समझते हैं वो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा, वही डिज़ाइन बनाया, उसी तरह बनाने के बाद पहली टर्म लाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का सहारा लिया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x4 आया और 4 आने के बाद ये कैंसिल और पहली टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी टर्म कैसे लाएंगे, इस अंदर वाली टर्म को ये पेयर नीचे उतारेंगे और अंदर वाली टर्म को बाहर वाली टर्म पे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x और 2x यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। पहला यूज हो चुका, दूसरे को आप पहले से मल्टीप्लाई करें, 4x क्यूब बनेगा और माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4x स्क्वायर और ये इससे कैंसिल हो गया। सिंबल चेंज करेंगे और ये कैंसिल नहीं हुआ, वेरी गुड, और ये कैंसिल नहीं हुआ। 10 में से 4 को आप माइनस करें तो 6x स्क्वायर आएगा और बाकी हमारे पास ये पेयर आप नीचे उतारेंगे तो kx प्लस 9 बचेगा और इसे आप डबल करेंगे, 2x को 2 से डबल करेंगे और यहाँ 3 कैसे आया। मैंने आपको कहा लास्ट जो टर्म है ना उसको आप ऐसे 2 नंबर लाएं जिनको मल्टीप्लाई करें और वो लास्ट टर्म आ जाए, वो है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लास्ट टर्म आ जाएगी। 3 को आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो 12x आ जाएगा और 3 को आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा और ये सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा माइनस kx और प्लस का 12x, क्योंकि बाकी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जिसमें k था वो कैंसिल नहीं हुआ। तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाली टर्म लिखने के बाद यहाँ तो 0 बचेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 0 नहीं बचा तो हमने परफेक्ट स्क्वायर, उसने कहा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इसका मतलब है हम उसका रिमाइंडर 0 लाएंगे और जब 0 रिमाइंडर लाएंगे तो फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे, इस kx को इधर लाएंगे, x से कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 12 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से है। सिमिलरली वहां पर 2 कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, वेरिएबल x है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन दिया गया है और वही शर्त वही है, कंडीशन वही है, एक्सप्रेशन विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है हमने उसे भी इस क्वेश्चन जैसे ही मेथड से यहाँ पर करना है और करने के बाद यहाँ पर भी वही तरीकाकार यूज़ करेंगे। ये सारा तरीकाकार यूज़ करते करते आपके पास lx माइनस 24x बचेगा और इधर m माइनस 36 बचेगा और जब ये 2 वैल्यूज बच जाए तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगा के इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दे और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दे। इसको जब आपने 0 के इक्वल पुट किया तो m की वैल्यू 36 आई और यहाँ पर ये 24 इधर गया, x से कैंसिल हो गया तो l की वैल्यू 24 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, इस सिलेबस का हिस्सा हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है और हम उस थ्योरम की तरफ आते हैं। 12.2 थ्योरम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास थ्योरम नंबर 12.2 यानी सेकंड थ्योरम भी शामिल है और उसकी स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये थ्योरम 1 का कन्वर्स है। आपने पहले थ्योरम में क्या पढ़ा था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, लेकिन यहाँ पर इक्विडिस्टेंट पहले है और राइट बाइसेक्टर बाद में है। उसमें राइट बाइसेक्टर पहले था और इक्विडिस्टेंट बाद में था। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उलट हैं। ये एक दूसरे के उलट होने की वजह से हम इसे कन्वर्स कह सकते हैं। पहले थ्योरम का दूसरा कन्वर्स है, पहले का गिवन दूसरे का ट्रू प्रूफ और उसका ट्रू प्रूफ उसका गिवन बन जाए तो इस तरह के जो थ्योरम होते हैं दोनों वो एक दूसरे के कन्वर्स कहलाते हैं। तो आइए इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इसका मतलब है एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए और उसके दोनों एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन सेगमेंट, उन दोनों के एंड पॉइंट क्या है,
ए और बी है, और वो कहता है एनी पॉइंट, कोई पॉइंट, पी पॉइंट, एक पी पॉइंट यहां मौजूद है, वो पी पॉइंट जो है वो उनके ए और बी से इक्वल फासले पर है, इक्विडिस्टेंट है। क्या है? इक्विडिस्टेंट है। इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, कौन? वो पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी कि वो पॉइंट किस पर होगा? राइट बाइसेक्टर पर होगा। किसके राइट बाइसेक्टर पर? लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर। तो इस बात को डिस्कस करते हैं। गिवन क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक क्या है? लाइन सेगमेंट है, और पी पॉइंट कहीं पर मौजूद है। कहां मौजूद है? नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। वो ऊपर मौजूद है, और पी से लेकर ए तक फासला सच दैट पी से लेकर बी तक का फासला दोनों क्या है? इक्वल है। यहां पर हमने लिख दिया, यानी कि कांग्रुएंट है। टू प्रूव क्या है? द पॉइंट पी, वो जो पॉइंट पी है जो इक्विडिस्टेंट है ए और बी से, वो पॉइंट पी क्या है? राइट बाइसेक्टर पर है। किसके? ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है, यानी कि उसके ए बी के राइट बाइसेक्टर पर वो पी पॉइंट मौजूद है। इस बात को हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है? पी ज्वाइन पी टू सी, सी को पी से ज्वाइन करना है, और सी क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? ए बी का। ए बी का सी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। तो आते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या है? आपको यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, और दो ट्रायंगल में अगर तीन बातें प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल प्रूव हो जाती है, उसकी फिर हर चीज़ प्रूव हो जाती है। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर तीन चीज़ें। कौन कौन सी? पी ए पी बी, ये तो गिवन में है, ये आपस में इक्वल है। फिर इसके बाद ए सी बी सी, ये दूसरी चीज हो गई, क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक का फासला इक्वल है। और तीसरी बात, पी सी इस ट्रायंगल में और पी सी इस ट्रायंगल में, दोनों में वो कॉमन है। इसका मतलब है वो तीन साइडें ही प्रूव हो जाती हैं। दोनों ट्रायंगल की इसकी तीन साइडें इसकी तीन साइडों के इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कांग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गई तो फिर उनकी ईच एंड एवरी एंगल और साइड वो इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, पी ए पी बी के बराबर गिवन में था, पी सी यानी वो कॉमन है दोनों में, और ए सी बी सी मिड पॉइंट है, ए सी से लेकर ए तक और सी से लेकर बी तक ये फासला, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। इसके बाद दोनों ट्रायंगल जिनकी कोरस्पॉन्डिंग ली थी वो साइड पास्टुलेट के तहत क्या हो गई? प्रूव हो गई। जब वो दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाती हैं तो फिर उनकी हर एक चीज़ कांग्रुएंट कहलाती है। तो यहाँ पर हमें चाहिए एंगल का रोला, तो फिर इसलिए एंगल सी पर बनने वाला एंगल और सी पर बनने वाला एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। यानी इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। तो मतलब कहने का कि सी पर बनने वाला एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल हो जाता है। जब ये इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये सी पर बनने वाला है। ये मैं यहाँ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपने फिगर के अंदर नहीं बनाना, इसलिए मैंने इसे अलग समझाने के लिए बना दिया है। आपने जैसे बुक के अंदर फिगर लिखी हुई है वैसे ही आपने फिगर बनानी है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई एडिशन नहीं करना। आपने अगर यहाँ पर एंगल बना दिया तो वो गलत कर देंगे, डायग्राम भी सही नहीं बनी हुई इसलिए पूरा नंबर काट लेंगे। तो आपने क्या यहाँ समझाने के लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? दोनों इक्वल हैं। यानी कि ए सी पी ये वाला एंगल और बी सी पी ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इन दोनों को जमा करें, एंगल सी ए सी पी और बी सी पी, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जमा करें तो ये कितना? 180 बनता है। क्या बनता है? 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। दोनों को जमा करने से ये सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, और क्योंकि दोनों को जमा करें सप्लीमेंट्री और ये दोनों इक्वल हैं, यानी दो बंदों ने पैसे मिलाए
दोनों के पैसे 180 हैं और दोनों के पैसे बराबर मिलाए हैं उन्होंने, तो हर एक के 90-90 होंगे। तो इसका मतलब है वो भी एंगल 90 का, वो भी एंगल 90 का। मतलब अगर 90 का एंगल है तो फिर PC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। यानी मतलब कहने का कि वो 90 का एंगल होने की वजह से वो PC AB पर परपेंडिकुलर है। जब वो परपेंडिकुलर है, एक बात यहाँ पर पूरी हो गई। और दूसरी बात क्या थी, CA CB के इक्वल है, यानी कि वो C क्या है, मिड पॉइंट भी है। मतलब कहने का कि PC एक ऐसी लाइन है जो कि AB पर परपेंडिकुलर भी है और वो AB के मिड पॉइंट से भी गुजर रही है। यानी कि PC एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट से भी गुजर रही है, मतलब PC राइट बाइसेक्टर है। तो फिर हम लिख देंगे PC इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का PC राइट बाइसेक्टर है और P पॉइंट कहाँ पर है, वो राइट बाइसेक्टर पर है। वो कहाँ है, राइट बाइसेक्टर पर है। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि P पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। थ्योरम की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी सवालों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।